Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine with me Nadia Khan and a very formal Zuhaib Hassan. ये माशाल्लाह मैं कहूँ हमारे शो की थीम इतनी फॉर्मल तो नहीं थी, लेकिन ये जो जेम्स बॉन्ड की अटायर है, ये कहाँ से ला रहे थे? कहाँ से इतने प्यारे कपड़े, इतने फॉर्मल? मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कैजुअल हो गई हूँ, लेकिन ये माशाल्लाह आजकल बहुत फॉर्मल जा रहे हैं। ज़ुहैब क्या हुआ? ये असल में होता ये है कि जब आपकी वेस्ट उतनी ही रहती है तो फिर आप 12 13 14 साल पुराने कपड़े पहन लेते हैं, तो ये वो चल रहा है। सूट्स क्योंकि 17 साल से यही काम कर रहा हूँ मैं। ये सूट तो तुम पहले भी पहन रहे थे, जो टाई आई है और ये जो पॉकेट स्क्वायर आए हैं, बस तब से ही जमा हो रही है। ये वलीमा लुक और ये कहाँ से? ये क्या है? ये मैं बता रहा हूँ ना कि 17 साल कहानी है, आहिस्ता आहिस्ता करके टाइज जमा किया, आहिस्ता आहिस्ता करके सूट्स, ये वो सारी चीजें, तो इसलिए उनको यूज भी करना होता है। 2-3 साल से पड़ी है टाइज, मैंने कहा चलो टाइज लगाते हैं। अब मैं ग्लैमर कहाँ से लाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी टक्कर में, बहुत है ग्लैमर। इस टक्कर में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। टक्कर से मुझे याद आया, जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं एक बात करना चाहती हूँ कि आज मैं देख रही थी बस जा रही है और बस का ही राइट ऑफ वे था और रक्शे वाले को इतने से रास्ते में क्या हुआ कि उसने रॉन्ग वे जाऊंगा ताकि मैं 2 मिनट बचा लूं। इसी तरह बाइक्स इतने खतरनाक, ये बच्चे और लोग आदमी भाई हजरात बाइक्स चला रहे हैं रॉन्ग वे, क्यों? ताकि 2 मिनट 3 मिनट बच जाएं। मुझे समझ नहीं आता कि आप अपनी जिंदगी इतनी खतरे में डाल रहे हैं या तो कुछ मिले भी। देखो स्क्विड गेम में होते हैं तो समझ आती, स्क्विड गेम में तो आप जो अपनी जान खतरे में डाल के गेम खेल रहे हैं क्योंकि मिलियंस मिल सकते हैं। यहाँ तो आपको कुछ नहीं भाई मिलना है, हादसा ही मिलना है, चोट या मौत। क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? फिर क्या होता है कि अच्छा बस वाले के पास टाइम ही नहीं कि वो बचा सके। वो यही बात है ना कि और फिर ये होता है कि अक्सर ये होता है कि बस वाले की गलती है। अगर कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो बस वाले ने यकीनन कुछ किया होगा, लेकिन बहुत सी जगहों पे ऐसा भी होता है कि बाइकर्स रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह रिक्शा वाले हैं। तो खैर ये अपना भी ख्याल रखें और दूसरे की जान की भी हिफाजत करें। 2-3 मिनटों के लिए आप कहाँ पहुंच जाएंगे, क्या मिल जाएगा, इतना स्केरी था। अच्छा जी, आज के शो में हम थोड़ा पहले बता देते हैं ना कि क्या क्या है आज के। बिल्कुल हमारी ये है कि यूएस और पाकिस्तान की इकोनॉमिक टाइज जैसे बात की गई थी तो अब मजबूत होते जा रहे हैं, प्रैक्टिकली उन पे काम शुरू हो गया है मिनरल्स को लेके, और बहुत से पाकिस्तान में मादनियात और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्टमेंट की। तो ये मीटिंग कल भी हुई है और आज भी होगी और बड़ी इसमें चीज़ें मुआहदे वगैरह सामने आएंगे पाकिस्तान और यूएस के, जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होंगे और इन दोनों मुल्कों की जो ताल्लुकात हैं उनकी बेहतरी के लिए, मजबूती के लिए बहुत अहम होंगे। तो ये हम बात करेंगे। इसके बाद जी हम बात करेंगे वो जो कि नज़र आ रहा है और जो नज़र नहीं आ रहा उस पे भी बात करेंगे। जी उस पे भी बात करेंगे हम। अच्छा, एक शो पे हमने बात करनी है, यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर लिया हुकूमत ने। क्यों? वो नहीं समझ आई, इसकी भी हम इसकी डिटेल्स देंगे और इसकी वजूहात क्या हैं, क्या लॉस में जा रहे थे इदारे, लेकिन लोगों के फायदे की बात थी ना। यूटिलिटी स्टोर्स पर लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट में ग्रोसरीज मिल जाती थी। अच्छा, कुछ स्टोर्स तो मैंने शिकायत सुनी थी कि जो एक ज़माने में होते भी थे सस्ते, जैसे सीएसडी वगैरह हैं, अब वो उतने सस्ते नहीं रहे। फिर इन स्टोर्स में जो इंपोर्टेड चीज़ें आई हैं उनसे भी प्राइस का फर्क पड़ा है। उनको वजूहात क्या है पता करेंगे। ये तो मेरे अपने घर की बात है कि अब्बा कहते कि मैंने अब यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी, बेटा बहुत महंगा हो गया। मैं कहा है यहाँ तो सस्ता मिलना चाहिए था। तो ये हम यूटिलिटी स्टोर्स की बात करेंगे, क्यों बंद किए जा रहे हैं और क्या इसका ऑल्टरनेट लाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को तो रिलीफ देना है ना आपने किसी भी सूरत तरीके से। अच्छा, एक हम स्वाद का जो ये हुआ था वाकया, इस पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और वही बातें जो हम कल शो पे भी कर रहे थे, जज साहिबान ने भी यही उठाया कि आपके पास इवन ड्रोन नहीं थे कि आप लाइफ जैकेट्स भेज देते, आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, तो क्यों नहीं था ऐसा? तो अभी इंतजामिया को बुलाया गया है और मालाकंड वगैरह की इंतजामिया को, उनके ऑफिशियल्स को बुला के ये पूछा जा रहा है, इस केस की समाअत हो रही है। देख बिल्कुल, बिकॉज ये वो वक्त है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं और होनी चाहिए, वरना ऐसी बहुत सारी ट्रेजेडीज फ्यूचर में भी हो सकती हैं जी। तो जरूरी है कि इस पे बात हो और इसको अच्छा, एक और खबर है जो कि अच्छी खबर है, वो ये है कि AFC विमेन एशिया कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने दूसरे मैच में इंडोनेशिया को शिकस्त दी है 2-0 से। ये देखें आप, टीम पाकिस्तान चैंपियन, टीम पाकिस्तान चैंपियन तो खैर बनेगी अभी आगे, लेकिन क्वालिफायर में एक बड़ी टीम को शिकस्त दी है जिसकी 62 पर है रैंकिंग में ये टीम इंडोनेशिया की, और पाकिस्तान तकरीबन 157 पे है। तो उनको शिकस्त देना, एक इंटरनेशनल जबरदस्त टीम को शिकस्त देना बड़ी बात है। और इसमें एक और बड़ी बात क्या है, क्या बताऊं? बता। अच्छा, इसमें बड़ी बात यह है कि वहां भी नादिया खान ने मार्का मारा जी। मैं वहां कहां पहुंची? नहीं कैसे? आओ। असल में हमारी स्ट्राइकर नादिया खान वहां पे भी खेल रही है और उन्होंने जो पहला गोल किया उसके बाद अंडर प्रेशर आई इंडोनेशिया की टीम
اور اس کے بعد اٹھ نہیں سکی. ہماری کیپر نے بھی پھر اچھا پرفارم کیا اور یوں پاکستان 2-0 سے میچ جیت گیا. تو نادیہ خان کا کریڈٹ, نادیہ خان کا جادو اور پریشر وہاں بھی چل گیا اور ماشاءاللہ یہ جیتیں اس میں زبردست بات ہوگی. کچھ تو اس نام میں ہے بالکل بیٹا, شاباش. لیکن انٹائر ٹیم سب بچیوں کو بہت بہت مبارک ہو. بڑی بات ہے, بڑی اچیومنٹ ہے, بڑی محنت ہے دس از امپاورمنٹ بیٹا, ویری نائس. تو یہ کہ ایشیا کپ کوالیفائر سے اب کوالیفائی کر کے ایشیا کپ میں جائیں اور ایشیا کپ بھی لفٹ کریں, ہماری دعا یہ ہے. کیوں نہیں, بالکل بالکل. اور ہمارا بھی جو ایشیا کپ ہے اس کی کیا خبریں ہیں, اس پہ بات کریں گے. اس پہ آج نہیں بات کریں, اسی ہم بعد میں بات کریں گے. اب ہم شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور یہ جو اکنامک ٹائز کی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور یو ایس کے درمیان, تو تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کر لیا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے اور پاکستان کی انتظامیہ نے. سیکرٹری تجارت جواد پال نے قیادت میں پاکستانی وفد کے ٹرمپ انتظامیہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معدنیات سیکٹر میں $500 ملین سے $1 ارب تک کی سرمایہ کاری ہوگی دونوں کی. اور جب دونوں مشترکہ مفادات ہوتے ہیں, کمبائن انٹرسٹ ہوتے ہیں, تو پھر ایک دوسرے کے ظاہر انٹرسٹ کی بات کی جاتی ہے, اس کے دفاع کی بات کی جاتی ہے. جو مال آ رہا ہے اس سے قرض ختم کرتے ہیں بس. میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس سے لون ختم ہو, ہمارے اوپر سے لون جائے, ختم ہو, جان چھوٹے اور ہماری زندگی میں یہ ہو جائے, ورنہ ہمارے بچے جو ہے نا اربوں دیتے رہیں گے. بالکل, تو اس پر ہم بات کریں گے کتنا ضروری ہے اور کس قسم کے اکنامک ٹائز اور کون ٹریڈ ہو رہا ہے, تو کس قسم کا ٹریڈ ہو رہا ہے, بالکل کن کن سیکٹرز میں ہوگا. اکنامسٹ ہارون شریف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جی السلام علیکم سر, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ جی. اچھا سر, مجھے بتائیے کہ یہ بات تو ہو رہی تھی ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے, ماحول ایسا بن رہا تھا اور ٹرمپ نے تو ڈائریکٹ بھی پاکستان کے بارے میں کہا کہ ہم تجارت کریں گے اور یہ آپ سیز فائر کریں. دونوں ملکوں سے خیر انہوں نے بات کی تھی, لیکن پاکستان کے بارے میں بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی, اگر آپ دیکھیں جو دورے ہو رہے ہیں اور یہ ایکچولی ایک ہوتا ہے کہنا اور اب ایکچولی ہو بھی رہا ہے, تو کس قسم کا ٹریڈ ہو رہا ہے ہم لوگوں کے درمیان ویسے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں پہلی چیز تو جو پازیٹیو اور خوشائند ہے کہ بہت سالوں سے پاکستان کو ایک کانفلکٹ کے لینس سے, انڈیا کے لینس سے یا افغانستان کے لینس سے دیکھا جا رہا تھا. اب وہ لینس جو ہے وہ میوچول ٹریڈ اور اکنامک ٹائز اور برابری کی طرف چینج ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ دو جو بڑی سپر پاورز ہیں, چین آلریڈی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اور امریکہ نے اس کے اوپر اب ڈائیلاگ شروع کر دیا ہے. اس سے خطے کے اندر پاکستان کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ بڑھے گی, رادر دین کہ آپ پاکستان کو صرف یوز کریں اپنے جنگ و جدل کے لیے. دوسری چیز ہے ٹریڈ. پاکستان کا ٹریڈ امریکہ سے خطے سے کمپیئر کریں تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. ہم تقریباً $7.5 ارب کا ٹریڈ کرتے ہیں, 2 پوائنٹ کچھ کا امریکہ ہمیں چیزیں بیچتا ہے اور باقی جو ہیں 5 بلین کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, جس کے اندر ٹیکسٹائلز ہے, لیدر ہے, کارپیٹس ہیں, اس قسم کی چیزیں ہیں. اب یہ جو نیگوسیشن ہو رہی ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب نے آتے ہی سب پہ ٹیرف لگا دیے تھے, آیا ہمیں اس میں ایڈجسٹمنٹ ملتی ہے تاکہ ہماری ٹیکسٹائل اور یہ چیزیں ایکسپورٹ ہوتی رہیں اور فیوچر کے لیے نئے ایونیوز دیکھے جائیں. لیکن ٹرمپ جو ہیں ان کا بڑا کلیئر میسج ہے کہ وہ برابری کی سطح پہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ ہمیں ان ریٹرن ان کو کیا مل رہا ہے. یہ جو مائن اینڈ منرلز کا انہوں نے ہنٹ کیا ہے, یہ ایک لانگ ٹرم پوزیشننگ ہے جو وہ پوری دنیا میں لینا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ جو ہم ایکسٹریکٹیو انڈسٹری کہتے ہیں زمین کے نیچے, ان کے رائٹس کے اوپر وہ کنٹرول لے سکے. اب ہمیں بڑا کیئرفلی دیکھنا ہے کہ ان ریٹرن وہ کیا مانگتے ہیں, لیکن اوور آل یہ ایک بہت مثبت سائڈ پہ. ہارون صاحب, کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے کچھ ایسے کانٹریکٹس کیے ہیں ملکوں کے ساتھ جس میں ہمارا فائدہ تو کوئی نہیں, انہی کا ہی فائدہ ہوا ہے اور ہمیں ایکچولی ہمیں 4-5 گنا زیادہ ہم نے پیسے دیے ہیں. تو کانٹریکٹس میں تو کوئی ہم اتنے ماسٹر ہیں نہیں. آئی پی پیز کے معاہدے دیکھ لیں, بڑے برے ہم نے کانٹریکٹس متعلق جی جس کا نقصان پھر ہم بھرتے رہے ہیں اور آج تک بھر رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کانٹریکٹس کسی کو دکھا دیے جائیں پہلے. جی میں اسی طرف ہنٹ کر رہا ہوں کہ جو ہماری حکومت, جی میں اسی طرف ہنٹ کر رہا ہوں کہ جو ہماری حکومت کی جو نیگوسیشن ہے خاص طور پہ لیگل کانٹریکٹنگ کی, اس کا ہمارا پاسٹ بہت ویک ہے. آئی ہوپ کہ اس وقت یہ بیسٹ مائنڈز کو اپروچ کر کے ایک میننگ فل اور اچھا کانٹریکٹ کریں گے. میں امریکہ کے ساتھ
बहुत साल डील करता रहा हूँ, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स को डालते हैं, इकोनॉमिस्ट को डालते हैं, प्राइवेट सेक्टर को डालते हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वहां पर मुझे थोड़ा सा उससे डर लगता है कि हम कोई और वीक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोबारा ना फंस जाए। जी बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज इसमें मद्देनजर रखनी होगी सर कि जब आप किसी मुल्क से मुआहदा होता है तो यही हम इसी तनाजुर में बात करें जो आपने अभी बात की है कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होनी चाहिए ना, हमारे मुल्क में स्किल्स आनी चाहिए, एक्सपर्टीज आनी चाहिए, मैनेजरल सतह पर आनी चाहिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारी बननी चाहिए। ऐसा नहीं हो पाता, तो इस पर भी यकीनन तवज्जो करनी पड़ेगी ये मुआहदे करने से पहले। जी, जो हमारे मुल्क को ठीक करना हमारा काम है, अमेरिका का नहीं है जी। सो जब तक हम पॉलिसी नहीं बनाते ऐसी कि हम बांग्लादेश से, कैम्बोडिया से और बाकी कंपेटिटर से बेहतर ऑफर करें तो कोई भी इन्वेस्टर हमारी तरफ नहीं आएगा। ये हमारा एक जो पास्ट में रहा है कि हम अपनी जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स को यूज करके इकोनॉमिक गेन्स टेम्परेरीली लेते रहे हैं। अब इसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं हमें अपनी इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनानी है कि हम कहां पर अच्छे हैं, हमारे साथ शराकत दारी कीजिए। यहां हमें बहुत तगड़ी पॉलिसी शिफ्ट चाहिए क्योंकि अभी इकोनॉमी के अंदर इतनी जान नहीं है कि हम इतनी एक्सपोर्ट कर सके। चीजें बनाएंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे ना जी। सही है। तो जब तक हमारा इकोनॉमी का बेस एक्सपैंड नहीं करता, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती टेक्नोलॉजी के थ्रू और लोगों के लिए डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, ये जो हम ओपनिंग्स क्रिएट करते हैं डिप्लोमेसी से, ये फिर आउटकम में तब्दील नहीं होती। और सर डर वही लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए, क्योंकि देखिए फैक्ट्रियों में जो भी बनाओ और बेचो वो आपकी मर्जी, लेकिन जब आप मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज से एक पत्थर भी उठाएंगे, एक पत्ता भी उठाएंगे, तो उसमें हर पाकिस्तानी का हक है, उसका नाम लिखा हुआ है। खासतौर पे जो उस एरिया के लोग रहते हैं उनकी मर्जी भी शामिल होनी बड़ी जरूरी है। आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में कहें जी अगले 100 साल तक आप निकालें इसमें से जो निकालना है, ऐसी चीजें नहीं हो सकती। और मुझे थोड़ा सा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आ रहा है, अल्लाह खैर करे, कि अगर वहाँ के लोग खुश नहीं हैं तो आप किसी को कैसे राइट दे सकते हैं कि जी आप आएँ और यहाँ से जो भी चाहें माइन करें? ये आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकता है आगे? जी, ये बिल्कुल, ये मैंने बात की, पूरी दुनिया में ये जिसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं वो एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि आप किसी एक जगह की जमीन को, सॉइल को यूज करके उसके नीचे के रिसोर्सेज लेते हैं जिसकी वैल्यू लगाना बहुत टेक्निकल काम है। पाकिस्तान को यहाँ पर खास तौर पे हमारे मिनरल्स जो हैं बलूचिस्तान के अंदर हैं, केपी के साउथ में हैं, इन एरियाज के अंदर एक तो सिक्योरिटी को हमें बेहतर करने की बहुत जरूरत है, बट एट द सेम टाइम हमें सियासी हार्मोनाइजेशन चाहिए कि लोग इसकी ओनरशिप लें। अगर लोग ओनरशिप नहीं लेंगे तो खुदा ना खास्ता कल को ये दोबारा कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल के अंदर जा सकता है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट से निकल के अगर हम बात करें तो इसका पॉजिटिव पहलू ये भी है ना कि जब यूएस जैसी सुपर पावर के स्टेक्स हमारे यहाँ होंगे और फाइनेंशियल स्टेक्स होंगे खास तौर पे, तो जाहिर है हमारे मामला जब इंटरनेशनल सतह पर जाएंगे या बर्निंग इश्यूज जाएंगे तो यूएस हमारी सपोर्ट में खड़ा होगा। बिल्कुल, क्योंकि तो ये बहुत जरूरी होता है मुल्कों के ताल्लुकात अगर इकोनॉमिक टाइज में तब्दील हो जाए। ये भी समझने की सही बात है, उनकी भी स्टेक्स होंगे फिर यहाँ। ट्रेड अलोन जो है वो आपके स्टेक्स नहीं बढ़ाती। देखिए, वो एक पुश बटन से या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बंद हो सकती है। सही। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म वो स्टेक बढ़ाती है। ठीक है। यहाँ एक बहुत अहम चीज सोचने की है कि अमेरिका एज ए कंट्री या हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ कारोबार नहीं करना। अमेरिका की कॉर्पोरेशंस और कंपनियां पाकिस्तान की कंपनियों से बात करेंगी। ठीक है। हुकूमत को ये चाहिए कि हमारी बड़ी कंपनियों के कंसोर्शियम बनाए जिनको ये काम आता है और आपस में करने दें। हमारी जितनी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G कोशिशें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ना ये काम है ना इस्तात है, वो फिर कामयाब नहीं हो पाती। और ये भी बताइए कि चाइना को कॉन्फिडेंस में लेना कितना जरूरी है, क्योंकि सीपैक ऑलरेडी जो हमारे मुल्क में है, इतनी कोऑपरेशन हमारी म्यूचुअल, तो ऑब्वियसली कुछ तहफुजात होते हैं, खदशात होते हैं ममालिक को, तो इसमें ये भी पहलू मद्देनजर रखना पड़ेगा। जी, मुश्किल वक्त में जिस मुल्क ने आपका साथ दिया और हमेशा खड़ा रहा है, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई चीज आगे नहीं चलेगी। खास तौर पे बलूचिस्तान, जहां उनकी हैवी इन्वेस्टमेंट है गवादर में भी और वो भी वहीं आना इंफ्रास्ट्रक्चर में। जी, सिमिलरली यहाँ पर और स्टेक्स भी हैं। बलूचिस्तान इज नेबरिंग ईरान, सो इसकी जियोपॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स है
اور پاکستان کو بڑا کیئرفلی اور اسکلفلی ڈیل کرنا پڑے گا. بالکل سر. ویسے اگر اکنامک ٹائز اور ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے تو ٹرمپ کو چاہیے یہاں 2-4 فیکٹریاں بھی لگا دیں. ایپل کی ساری مینوفیکچرنگ انڈیا سے ہٹا کے ادھر لگائیں, میرے خیال وہاں سے ہٹا بھی رہے ہیں, اور بہت ساری یہاں فیکٹریز اور چیزیں سیٹ اپ ہو سکتے ہیں. نہیں, یہ کتنا پیارا ٹریڈ ہوگا, کیونکہ اس سے کسی کو تکلیف ہے ہی نہیں, کسی کا نقصان نہیں, لانگ ٹرم شارٹ ٹرم, آج کرو کل نہ کرو, اپنے ملک میں پروڈکشن ہوگی, یہی خریدیں گے, یہی سب تو یہ ہم سے مینوفیکچر چیزیں کیوں نہیں کرا رہے؟ ہمارا لیبر بھی یہاں ماشاءاللہ مطلب افورڈیبل ہے ان کے لیے, یہ کیوں نہیں کرتے؟ جو ٹرمپ کے پاس اپرچونٹی ہے, کیونکہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انڈسٹری کو واپس امریکہ لانا ہے. اکنامک آرگومنٹ یہ کہتا ہے کہ جن چیزوں میں آپ کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ انڈسٹری تو لگ سکتی ہے, لیکن جہاں باقی ملک آپ سے بہتر ہیں آپ کو اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. امریکہ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ پاکستان کی مارکیٹ کو, لیبر کو, ریسورسز کو یوز کر کے, جیسے ایگریکلچر ہے, فوڈ سیکیورٹی ہے, اس میں انویسٹمنٹ کرے, امریکن کمپنیاں پارٹنرشپ کریں پاکستان کے ساتھ, اور ہم چیزیں بنا کے خطے کی مارکیٹ میں بیچیں. یہ کتنا صاف ستھرا کام ہے ہارون صاحب, بڑا صاف ستھرا کام ہے یہ کاروبار مجھے اچھا لگ رہا ہے. یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی ایڈ اور اس سے ایڈ سے نکل کے, ٹھیک ہے, چیریٹی, ایڈ اور لون سے نکل کے میوچول کوآپریشن کی بات. ہمارے لیدر کا کام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, گارمنٹ دیکھیں, ہماری لان کے کپڑے دیکھیں, کتنا کچھ ہے. تو یہ بھی تو صاف ستھرا کاروبار ہونا چاہیے نا. جی, اگر ہم ٹرمپ صاحب کو ریجن کی مارکیٹ شو کریں تو ان کا انٹرسٹ آئے گا. اگر ہم کہیں کہ آپ یہاں فیکٹری لگا کے واپس امریکہ امپورٹ کر لیں, وہ اس وقت سیلیبل نہیں ہے. نہیں, ہاں, ریجن کو ہم دیکھیں گے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. معروف اکانومسٹ ہمارے ساتھ ہے, اور دیکھیں انہوں نے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے. یعنی ایک ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے, اور ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا, لیکن بڑے واچفلی ہمیں اس اپرچونٹی کو ایکسپلائٹ کرنا پڑے گا. تو پلیز جب ایسے معاملات پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, تو وہ بھی سنیں جو ہم کہہ رہے ہیں, اور جو ہم نہیں کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیں اور سمجھیں, کیونکہ بہت بہت ضروری ہے. آج کل میں وہ کہتی ہوں, پتہ ہے سوشل میڈیا اتنا ٹاکسک ہو گیا ہے زہیب, اتنا ٹاکسک ہو گیا ہے, اس کو ادھر سناؤ, اس کو یہ کہہ دو, میرے پیچھے تو خاص پڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ جب سے میں نے شو شروع کیا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری ابھی تو ہمیں سوچنا چاہیے ہو کیا رہا ہے ہمارے ارد گرد, ہمیں کیا کرنا ہے. ایز اے پاکستانی سوچیں, کیونکہ ہم تو سب کہتے ہیں نا وہ جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں, جنگ لڑی بھی ہے, جنگ ہوئی بھی ہے, آگے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس میں آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ اس کا اسٹیٹس لگاؤ, اس کی میم بناؤ, اس کو کر دو. فارغ ہم کیوں ہیں اتنے فارغ؟ ملکوں کے جو تعلقات ہیں, اگر ہم اسی ایشو کی بات کریں, ملکوں کے تعلقات, یہ اس طرح دوستی نہیں بنتی. ہم نے بار بار یہ کہا, دوستی ہوتی اکنامک ٹائز سے ہے, ٹریڈ ایک دوسرے سے کریں گے, میوچول کوآپریشن, میوچول فائدہ, بینیفٹ کتنا ہے کس ملک کا کس کے ساتھ, اسی بنیاد پر یہ دوستیاں مضبوط بھی ہوتی ہیں, مستحکم بھی ہوتی ہیں. ایک عام پاکستانی کو لینا, اس کو سوائے مہنگائی, پیٹرول, چھوٹے مسئلوں کے پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ان کو کرنٹ افیئرس کے بارے میں پتہ نہیں. چلو عام پاکستانی, میں عام اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں, کتنے اسٹوڈنٹس بچے ہیں جو نیوز دیکھ رہے ہیں جن کو پتہ ہے. کچھ عام ہاؤس وائفز آدمی ہوں, کتنے لوگ ہیں جو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ایکچولی کیا چل رہا ہے. دے آر مور بزی واچنگ ریلز, فضول چیزیں, آرٹسٹ کیا, ایکٹر کیا کر رہا ہے, ادھر اس کا جھگڑا ہو گیا, اس نے اس کو کہہ دیا. مت وقت پر بات کریں. دنیا اس وقت ایک بہت خطرناک جگہ ہے, اینڈ سروائیول آف دا فٹسٹ اینڈ دا اسمارٹسٹ ہے. سو بی اسمارٹ, only then you will survive. بالکل ایسے ہی. تو یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بریک لیتے ہیں, بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم مزید بھی اہم ایشوز ہیں. رائزن شاہ دیکھتے رہیے, کہیں جائے گا نہیں. Keep watching. Good morning. آپ کے نادیہ خان نے کیا کہا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. اور اب جو بہت ہی سیریس میٹر ہے, جی, جو کہ اپنے کہتے ہیں نا انجام تک پہنچنا بڑا ضروری ہے, ورنہ جانے خطرے میں. یہ جو ٹریجڈی سوات میں ہوئی, یہ اوائڈیبل تھی. بالکل, تاکہ اچھا کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا وجوہاتی کیوں نہیں ہو سکا, تاکہ آگے ایسے واقعات نہ ہونا. میں جب سنتی ہوں نا صہیب کہ جی وقت کا اتنا نہیں تھا, وقت تو ہم یہ نہیں کر سکے, اتنا وقت نہیں تھا ہم وہ نہیں کر سکے, تو بہت دکھ ہوتا ہے. یہ لیم ایکسکیوز ہے, یہ کوئی نہیں بات کرتا. 1.5 گھنٹہ, بالکل 1.5 گھنٹہ بہت وقت ہوتا ہے. بہت تکلیف دہ تھا کہ کل پرسوں ہم نے مجھے والد صاحب سے بات کی, جن کے بچے جو ان کی نظروں کے سامنے چلے گئے, ایمان سے تو نارمل نہیں ہوا جا رہا. اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے صبر آئے گا. بالکل ایسے ہی. تو سوات واقعے کے بعد اس کی گونج کم نہیں ہوئی ہے. سبھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں, اور پشاور ہائی کورٹ میں متعلقہ درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے. اچھا یہ سنیے ذرا نادیہ. عدالت نے کمشنر مالاکنڈ اور متعلقہ افسران کو طلب کیا, اور پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس
ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس فہیم ولی نے درخواست پر سماعت کی. پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کمشنر مالاکنڈ اور دیگر متعلقہ افسران ذاتی حیثیت میں پیش ہوں. چیف جسٹس نے یہ سوالات کیے, استفسار کیے, یہ سوالات ہیں ان کے کہ سیاحوں کو بر وقت کیوں ریسکیو نہیں کیا گیا, بہت عام سوال. دوسرا سوال یہ کہ سیاحوں کو ڈرون کے ذریعے حفاظتی جیکٹس کیوں نہیں دی گئی, یہ بھی انہوں نے سوال کیا. اچھا, دریاؤ اور سیاحتی مقامات, جو آپ بات کر رہی تھی نا, دریاؤ اور سیاحتی مقامات کی دیکھ بھال کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی وہی جب فلڈنگ ہوگی یا ایک دم سے پانی کا پریشر بڑھے گا تو اس کا کوئی میکینزم بننا چاہیے نا, یہ بھی سوال وہاں پہ کیا گیا. ولنریبل ایریاز ہیں, ان میں کبھی بھی کوئی ایسی ایمرجنسی آ سکتی ہے تو آپ کیا کریں گے, کیسے لوگوں کو نوٹیفائی کریں گے؟ کوئی سائرنز, میں تو وہ ایران تھی کہ بھئی سستے سے سائرنز ہوٹرز کچھ بھی نہیں تھا کہ جس سے آواز کر کے آپ سارے ایریا کو الرٹ کر دیتے کہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ نکل آتے. تو یہ سوالات ہو رہے ہیں. اچھا, ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا کہ سوات میں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا اور ایئر ایمبولنس موجود تھی. ایئر ایمبولنس موجود تھی مگر وقت پر جو ہے نا, وقت کم ہونے کے باعث استعمال نہ ہو سکی. وقت کم ہونے کے باعث 1.5 گھنٹہ کم ہو گیا. دور تھی کہ 1.5 گھنٹے میں ایئر ایمبولنس نہیں پہنچ سکی. جب ایک حادثہ ہوتا ہے تو منٹوں سیکنڈوں کی جو ہے نا جنگ ہوتی ہے, اس میں 1.5 گھنٹے میں بھی یہ نہیں پہنچ سکی تو اس کو آپ ریسکیو کہیں گے اور آپ یہ دیکھیں آپ اس کو ایئر ایمبولنس کہیں گے. یہ مطلب چلو موجود نہ ہوتی, سائیکل آ جاتی ہے, چلو موجود نہ ہوتی, لیکن کمشنر یہ بتا رہے کہ تھی موجود تھی. او واو, کہاں تھی, لیکن نہیں ہو سکا. لیکن کہاں تھی. اچھا, چند ہوٹلز کو گرایا گیا, ان کو توڑا گیا, ایک ڈرون خرید لیا ہے, اس کے علاوہ کوئی منصوبہ بندی نظر نہیں آئی ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ جب واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد جلدی جلدی ہیپیزڈ وے میں 2-3 اقدامات کر لیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کا بھی غصہ کم ہو, اور اس کے بعد پھر وہی جو کی تو صورت ہے. خیر, پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا معاملہ, یہ اچھی بات ہے کہ پشاور ہائی کورٹ بھی میک شور کرائے گا کہ آپ نے کیا ضروری اقدامات کرنے. اب ہمیں جوائن کیا ہے اسپوکس پرسن ہے کے پی 1122 کے, خیبر پختونخوا 1122 جو کہ ریسکیو آپریشن کرتی ہے, بلال فیضی صاحب نے. بلال صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ بہت بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں اور آپ کا ریسکیو کا ادارہ جس کا کام ہی ہے, جس کی ذمہ داری یہ ہے, 1.5 گھنٹے تک امداد کے منتظر رہے, کوئی امداد کو نہیں آیا. پشاور ہائی کورٹ میں بھی یہ سوالات ہو رہے ہیں, ذرا بتائیے کیا ہوا ہے؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دوسرا, جس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں کچھ جو ہے وہ حقیقتیں اس سے چینج ہیں, لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ دیکھیں کہ نہ صرف پنجاب بلکہ سب سے زیادہ جو ریزسٹنس آئی ہے اس کے خلاف وہ خیبر پختونخوا کے عوام کی ہے, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی ہے, جو سرکاری ادارے ہیں جس طرح آپ نے ہائی کورٹ کی بات کی ان کی طرف سے ہے. اور بنیادی سوالات یہی تھے کہ کیوں یہ آپریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی یا اس قسم کا سانحہ جو ہے وہ کیوں سامنے آیا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہیں, سب سے پہلے تو ہم اس کو کنڈیم بھی کریں گے, ہم اس کو جو ہے وہ بھی کریں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اشکبار ہے اس سانحے پہ, اور اس سے کب دیکھا جائے تو ریسکیو 112 نے تقریباً 12 لاکھ سے مختلف ایمرجنسی کی ہیں, جس میں کوئی 20 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ ٹریٹ بھی کیا ہے. سر, اس سے ہٹ کے وہ تو آپ نے کیا ہے کام, اس کو ہم اب اس سانحے کی ذرا ہم بات کرتے ہیں نا, اس پہ ہم سب حیران ہیں, پریشان ہیں. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلے یہ جس جگہ پہ یہ سانحہ ہوا ہے یہ کوئی پبلک اسپاٹ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں تھا. اس پہ 8 کے قریب یہ جو ہے وہ ٹورسٹ بس ہے, یہ آئی ہے ادھر اس جگہ پہ, یہاں پہ رکے ہیں, انہوں نے ناشتے وغیرہ کا آرڈر کیا ہے. پھر یہ لوگ جو ہے وہ کوئی 9 یہ سوات شہر سے کتنا دور تھا سر, مجھے بتائیں کتنے کلومیٹر تھا سوات شہر سے؟ یہ منگورا میں تھا. یہ منگورا سوات ہی ہے, یعنی یہ مطلب سینٹرل سوات, مطلب وہ مقام کتنی دور تھا, کتنے کلومیٹر ہوں گے اندازے کے مطابق؟ سینٹرل منگورا میں تھے, منگورا میں ہی تھے. جی منگورا میں ہے. یہ سوات انٹری پوائنٹ جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے اس جگہ پہ. یہاں پہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی پکنک سپاٹ نہیں تھا, کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں تھی. نہیں, اگر کوئی گاڑی کے ذریعے آنا چاہے اس مقام پر پہنچنا چاہے, وہ جو آپ کے مرکز ہوتے ہیں یا جہاں ریسکیو کا ٹیمز بیٹھتی ہیں, فائر بریگیڈ کا ادارہ ہے, کتنی دیر میں پہنچ سکتا ہے؟ بات وہی ہے بلال صاحب کہ دیکھیں لوگ پھنس گئے, بات پکنک سپاٹ کی نہیں, کہیں بھی پھنس سکتے ہیں. سوات میں کسی جگہ بھی, کسی کونے نکڑ کہیں بھی بندہ ہم پھنس سکتے ہیں. ہمیں ریسکیو کون کرے گا, کیوں نہیں کیا, پلیز اس کا جواب دیں. جی میڈم, اس طرح ہے کہ ہمارا اسٹیشن ہے سیدو شریف میں. سیدو شریف سے اس کا فاصلہ تقریباً 12 سے 15 کلومیٹر کا جو ہے وہ بنتا ہے. فرسٹ جو کال ہمارے موصول ہوئی ہے وہ تقریباً 9:49
पे जो है वो रेस्क्यू कंट्रोल को कॉल मौसूल हुई है। उसमें जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन इस तरह हुई है कि कॉल के जरिए कहा गया कि रिलैक्स होटल के अंदर इमरजेंसी है, वहां पे लोग ट्रैप हैं, आप जल्दी से टीम भिजवाएं। तो नॉर्मली हमारी ये एक्सरसाइज है कि हम लोग जब भी ऐसी इमरजेंसी होती है, और जिस तरह उन्होंने कहा कि होटल के अंदर है, तो हमारी एम्बुलेंस सबसे पहले जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल रिलेटेड इश्यूज हो, कुछ भी हो, तो वो जो है वो डिग आउट करेगी, वो जो है वो सर्विसेज फराहम करेगी। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि जब हमारी टीम पहले पहुंची तकरीबन 12 से 15 मिनट के दौरान, उसकी वजह यह है कि ट्रैफिक का वो भी था और रास्ते का भी इशू था। जब वो वहां पे पहुंचे हैं, उन्होंने सिनेरियो देखा है तो सिनेरियो कंप्लीटली चेंज था। वो लोग जो है वो उसमें थे, दरिया में थे। दूसरा, उसमें बारिश जो है वो मुसलसल हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने जो डाइविंग टीम हमारी अपनी अलहदा होती है, डिजास्टर टीम हमारी अलहदा है, फिर उस टीम को जो है वो तलब किया गया। वो आए, उन्होंने इस मकाम से तकरीबन वो कितनी देर में आए सर? वो कितनी देर में आए मुझे ये बताएं ना। 12 से 15 किलोमीटर है, आपके पास 10 मिनट बाद कॉल आई होगी, 10 मिनट चले ये गुजर गए कॉल आने में, आपने रिसीव कर ली, 15 मिनट में आप पहुंच गए, 25 मिनट हो गए ये, ठीक है। आपको वहां टीम को पता चला कि तो मामला ही नहीं है, तो उन्होंने फिर आप टीम को कॉल की होगी, आ जाओ जी। 10 मिनट में उनको पहुंचना चाहिए था, ठीक है। तब भी आप देख लें तो 35-40 मिनट के अंदर आपकी टीम्स वहां मौजूद होनी चाहिए थी वो मौजूद? बिल्कुल ठीक है। ऊपर तक अच्छा, मैं बात वही कर रहा हूँ आपको कि जब वो टीम पहुंची है उस वक्त तक मुसलसल बारिश भी हो रही थी, और पानी का जो फ्लो था वो इनिशियली था कुछ 33,000 क्यूसेक के दरमियान। फिर वो सैलाबी रेला जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई 77,000 के करीब। ऑलमोस्ट ये जो फ्लो था वो डबल था। दूसरा, आप जिस मकाम पे ये वाकया हुआ है उस मकाम को आप देखें तो वहां पे किसी भी किस्म का कोई जो सेकंड स्पॉट था वो नहीं था। इसीलिए हमारी जो टीम थी उन्होंने तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे जो है वो लोकल कश्ती होती है जिसको जाली बोलते हैं, उस जाली के दरमियान जो है वो लोग गए, वो बैठे, उन्होंने जो है वो उसमें 3 बंदे जो है वो इनिशियली बचाए। फिर उसके बाद उसने दूसरा अटेम्प्ट किया, उसमें काफी हद तक वो कामयाब हो गया था, उनके करीब चला। अच्छा बिलाल भाई, ये बताएं कि ये आप बताएं एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? बिकॉज ऐसी ट्रेजेडी में और ऐसे हादसे में या जो भी चल रहा था ये सिलसिला, उसमें आनी चाहिए थी नहीं? जी बिल्कुल मैडम, इस तरह है कि एयर एम्बुलेंस, एयरलिफ्ट। जी 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 मैडम इस तरह है, केपी गवर्नमेंट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपना पर्सनल हेली था, वो उन्होंने डेडिकेट कर दिया था रेस्क्यू सर्विसेज के लिए। उसकी मॉडिफिकेशन चल रही थी। अभी जब ये सानेहा आया उस दिन बारिश भी बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना। आपकी इस बात से बिल्कुल यही बात सामने आती है। मुझे बताएं कि अदालत में भी ये हुआ कि ड्रोन थे आपके पास, आपने ड्रोन से कोई लाइफ जैकेट्स फेंकी, कोई बोट्स आपके पास थी? नहीं, ड्रोन जो है वो जी ड्रोन हमारे पास नहीं थे। मैं वही बात कर रहा था हेली वाली, कि हेली में जब ये इशू आया है तो सीएम साहब ने उसी वक्त इसको मजीद मॉडिफाई कर लिया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पहले मेडिकल के लिए इस्तेमाल हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन आपको बिलाल, आपको आइडिया होना चाहिए था, ये मॉनसून सीजन है, टूरिस्ट आएंगे, हादसा हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में जो इमरजेंसी आती है उसमें नंबर 1 एयर लिफ्ट की हमेशा रेस्क्यू फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो होंगे, जो लोग फंसेंगे, उनको लिफ्ट ही किया जाए। बिलाल, ऐसा लग रहा है आपकी बात से कि आप कराची की रेस्क्यू 1122 है ना, कि आपको ये नहीं पता कि मैं स्वात में गया था और मुझे वहां के टेरेन का नहीं पता, वहां किस किस्म के हादसे हो सकते हैं, कैसे आपके सेफ्टी जो है प्रोसीजर्स होने चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि कौन से हादसे होंगे। यहाँ तो वही हादसे होंगे जिसमें एयर लिफ्ट चाहिए होगा, मैंडेटरी, और वो नहीं था, और वो रिपेयर हो रहा था, मॉडिफाई हो रहा था। मैडम इस तरह अच्छा मैडम, कुछ चीजें हैं जो फैक्ट्स और रियलिटी की बेस पे है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको कह सकता हूँ इमोशनल जो है, जिस तरह आप हैं उससे ज्यादा हम लोग हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा, इस तरीके से केपी के अवाम ने इस चीज को लीड किया है, प्रोटेस्ट हुए हैं, रोड्स बंद हुए हैं, सस्पेंशन हुई है, सब कुछ हुआ है। कुछ चीजें जो रियलिटी बेस है, मैं आपको रियलिटी बेस पे बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब ये वाकया हुआ है, इससे पहले जो हेली था हमारे पास, वो हेली भी मेडिकल पर्पस के लिए था, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए था। तो मॉडिफाई अब ये किया जा रहा है कि उसमें स्ट्रिंगर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं,
वो जो हेली है वो लेकिन हैरत किसी बात की है ना कि एक हेली था जो अब मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी हादसा हुआ अब मॉडिफाई किया जा रहा है। आप पहले क्यों नहीं था? कोई मतलब हैरत अंगेज वैसे ये बात है, बहुत हैरत अंगेज बात है। अब आप बात सुन ले, आप बात सुन ले। मैं आप आपको सर ये बात कह कर रहा रहे हैं, हूं कि मैडम जो है- नहीं पूछ रही, ये सवाल हाँ, सर ये का है। दोनों ही कर रहे हैं हम तो, सवालात ही कर रहे हैं। जी जी सर पूछ रहे हैं। हम बचपन से मैडम आपको देखते हुए आ रहे हैं, हम बचपन से आपको देखते हुए आ रहे मैं हैं। जब बचपन से आपकी आवाज मैं सुनते भी हैं यही तो हालात देखती हुई आ रही हूँ हम यही बिलाल। सवालात करते आ रही है मैडम। मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन ये हालात जू के तू वही हैं, वही मसले हैं, कब ठीक होंगे? 2025 है बिलाल, 2025 है। देखिए मैं भी आपको कहता हूं कि देखिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इससे कबल भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और हम लोगों ने ये चैलेंजेस फेस किए हैं, ये चीजें हम लोग देखते रहे हैं। लेकिन इसमें जैसा कि आपको पता है कि यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो फ्लो है, यहाँ की इंटेंसिटी है, वो बिल्कुल चेंज है। अगर हम लोग ये कहें कि जी ये वाकया हुआ, हमने कबल इससे मुश्किल तरीन ऑपरेशंस किए हैं, इसमें हमें सबसे बड़ा इशू आया है। आप उस पानी के फ्लो को चेक करें। दूसरा, जब भी इस किस्म के वाकयात होते हैं उसमें जो है वो ये जो दरिया किनारे होते हैं, पहाड़ों के पत्थर होते हैं, इसमें नोकीले वो जो है वो इसमें आते हैं। दूसरा, अच्छा बिलाल मुझे एक बात बताए, ठीक है ये सारी बातें मुझे बता, ऐसा ही वाकया दोबारा हो जाए, एक सेकंड, अगर अगर अल्लाह ना करे ऐसा ही वाकया, एक बात सुने मेरी, ऐसा ही वाकया दोबारा अगर हो जाए बिल्कुल सेम, अल्लाह ना करे, क्या करेंगे आप फौरी तौर पे? अब क्या क्या चीजें ऐसी जो करेंगे आप? अच्छा मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि उस दिन सुबह 7 बजे से हमारा मुख्तलिफ इसी स्वात में मुख्तलिफ जगहों पे सैलाब में जो फंसे हुए लोग थे उनका ऑपरेशन चल रहा था और उसमें तकरीबन हम लोगों ने 130 के करीब लोगों को बचाया था। दूसरी बात, अब इस पे हम लोग आते हैं तो इस हवाले से हम लोगों ने अब मैकेनिज्म जो बनाए हैं उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर आला साहब, उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, उसको हम लोगों ने 3-4 फेजेज में या 3-4 चीजों में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले तो यह है कि हम लोग जो हमारी लोकल कम्युनिटीज हैं उनको ऑन बोर्ड लिया है, उसके साथ अल खिदमत, सिविल डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनका अपना एक जो है वो सेल कायम किया है। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हर एक जिले में जो है वो एक एडीसी रिलीफ है, उसके ऑफिस में एक सेल कायम होगा, वहां पे ये तमाम रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे। इस किस्म की कोई भी इमरजेंसी होगी तो ये नहीं, सारे ये दरिया का इतना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने एनालाइज किया सूरत हाल को, दरिया का इतना ही फ्लो हो, इतने ही लोग ऐसे बिल्कुल सेम रेप्लिकेट करें, तो क्या इकदाम करेंगे? आपने क्या सोचा, जहन में क्या है? मुझे तो लगता है सिमुलेशंस होनी चाहिए, उसमें जाके इसको रिक्रिएट करें सिचुएशन को, कि क्या करेंगे? अल्लाह ना करे मैडम ऐसा आए। फिर जैसा मैं आपको कह रहा था कि पहले एक ये हम लोगों ने स्टार्ट किया, दूसरा उसके बाद हम लोगों ने मॉक एक्सरसाइजेस स्टार्ट किए हैं। जो हमारे पास इक्विपमेंट्स है इसी दरियाओं में जो है वो हम लोग जो हमारे पास कश्तियां वगैरह हैं, लोकल लोग हैं, उनको जो है वो हम लोग इकट्ठा करके यहाँ पे मॉक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ड्राउन जो है वो हम लोगों ने खरीद लिए। इसी तरह जो हेली की बात आप कर रही हैं वो हेली में मॉडिफिकेशन चल रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है जी। अच्छा अब बिलाल साहब एक और चीज आपने शुरू में बोली थी, वो मुझे वो अटक गई है। आपने कहा कि जब कॉल किया गया, ठीक है ना, जब आप कोई इमरजेंसी कॉल करते हैं कहीं, तो देखिए जो कॉल करने वाला है उसके तो हवास काबू में नहीं होंगे। दुनिया भर में जो लोग कॉल रिसीव करते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि जी रिलैक्स, जी बिल्कुल, क्या आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अच्छा किस किस्म की किस नौयत की जो है इमरजेंसी है, कितने लोग हैं, क्या हुआ, उनसे कुछ देर तो सवाल जवाब किए जाते हैं। उसके बाद ये तयन किया जाता है कि इमरजेंसी किस तरह की है और उसी वक्त हेल्प अरेंज की जाती है। आपने कहा कि उनको बताया गलत कम्युनिकेट कुछ किया गया, वो टीम कुछ और पहुंची। तो आपके लोग क्या ट्रेंड नहीं है कि उनसे सवाल किस किस्म के करने चाहिए ताकि नौयत का पता चले कि हादसा इमरजेंसी किस नौयत का है? जी बिल्कुल मैडम, हमारे जितने भी एहलकार जो भर्ती होते हैं, जिस वक्त जब उनका प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले वो 6 महीने की उनकी तरबियत होती है। उस तरबियत के बाद फिर कैसे उन्होंने गलत समझा, फिर कैसे उन्होंने गलत समझा अगर दे वो ट्रेन? बिलाल ये पता है। बिल्कुल मैडम, उनका तो काम ही यही है। 2 चीजें चलो बस उम्मीद करते हैं बिलाल, इस वक्त तो आपके पास जाहिर है हम भी ये देख रहे हैं कि आप थोड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में हैं,
جواب آپ کے پاس نہیں ہے اور انسانی جانوں کا معاملہ ہے. آپ ہمارے سبھی ظاہر دکھ کا اظہار کریں. بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو اور آپ کے بہتر ہو, آپ کے پاس اکوپمنٹس ہوں, لیکن بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. یہ جو ہم سوالات کر رہے تھے بلال کے کنونسنگ جوابات نہیں تھے اس پہ. کسی نے کال کی ہے اور آپ نے ٹیم دوسری بھیج دی. آپ نے پوچھا ہی نہیں ان سے, آپ نے غلط سمجھا کیسے. کہاں پھنسے ہوئے ہیں آپ پوچھتے ہیں لوگ کہاں پھنسے ہوئے ہیں. کہہ رہے 6 مہینے کی ٹریننگ ہے, تو 6 مہینے میں تو ان کو ہونا چاہیے ایکسپیرینس کہ ہم نے ان سے سوال کیا کرنے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ کیا ہے سچویشن. ایگزیکٹلی یہی ہے. خیر بریک لینا ہم نے رائزنگ شائن پہ. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. کہیں جائیے گا بٹ بہت دکھ, ہیڈ لائنز ہیں, ہیڈ لائنز کے بعد آتے ہیں. بہت دکھ کی بات. بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن میں بہت انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں. منڈے ٹو فرائیڈے لائیو شو ہوتا ہے ہمارا 9 to 11. نادیہ خان, زہیب حسن اور بہت ساری خبریں. بالکل ایسے ہے. تو اب ہم یوٹیلیٹی سٹورز کی بات کریں گے جو کہ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور لوگوں میں تشویش ہے اس پر. لوگ کنسرن ہے کیونکہ یوٹیلیٹی سٹور جا کے وہ کم ریٹس پر چیزیں خرید لیتے تھے. آٹا, دال, چینی. کیا ہوتے کیا ہیں, کس لیے بنائے گئے؟ اصل میں یوٹیلیٹی سٹورز لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کہ ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ ریلیف مل جائے اس طبقے کو کہ جس کے لیے اپنی گروسری کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, چیزیں معاشیاں سستی ملتی ہیں. بالکل ایسے ہی کہ اگر کوئی دال ویسے اوپن مارکیٹ میں 100 روپے کی پر کے جی ملتی ہے تو یوٹیلیٹی پہ 80 روپے 70 روپے مل جاتی ہے. تو جب وہ پورے مہینے کا لیتے ہیں راشن تو اس میں انہیں کچھ پیسے بچ جاتے ہیں. تو یہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے مختلف جگہوں پر. کراچی, لاہور, اسلام آباد اور پورے ملک میں یوٹیلیٹی سٹورز کا ایک نیٹ ورک تھا جہاں سے لوگوں کو یہ ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ ریلیف دیا جا رہا تھا. لیکن ریلیف ملا نہیں اور پھر وہ لاس میں جانے لگے یوٹیلیٹی سٹورز. پھر وہاں کرپشن بھی اور یہ سارے معاملات. اچھا کیا کنسیڈر کیا گیا ہے, کیا ایسے حالات و واقعات بنے کہ انہوں نے بند کیا اور اس کا الٹرنیٹ کیا نکالا ہے, یہ بھی دیکھنے کی والی بات ہے نا. بند ہوئے کیوں, اگر کہیں سے ریلیف مل رہا ہے تو لوگوں کو تو بھاگ کے وہیں جا کے شاپنگ کرنی چاہیے تھی اور کر رہے ہوں گے شاید, تو پھر بند کیوں ہوا؟ نہیں کر رہے تھے تو کیوں نہیں شاپنگ کر رہے؟ اور جو آلریڈی اب سامان پڑا ہوا ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں, جو پرچیزنگ ہو گئی ہے, ان کا کیا ہوگا؟ اس سامان کا وہ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے گا, یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوگی. اسلام آباد سے مہوش قماس نے جوائن کیا ہے, لاہور سے وقاص قریشی نے جوائن کیا ہے. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. مجھے بتائیں, پہلے اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں. مہوش, یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ ہے اس کو لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو دیکھیں بہرحال لوگوں کے فائدے کی بات تھی, لوگ کچھ پیسے اپنے بچا لیتے تھے یہاں سے گروسری کر کے, تو کیوں یہ فیصلہ کیا گیا؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ عوام کے فائدے کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن ابھی حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ اب اس سے فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ خسارہ ہو رہا ہے, خاص کر خزانے کو کافی نقصان پہنچا ہے. تو یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ فائدہ ہو, لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ کرپشن اس میں ہو رہے, پھر اس میں جو چیزیں ہوتی ہے اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ معیار کے مطابق نہیں ہوتی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو بند کیا جائے. اب اس میں میں اگر آپ کو بتاؤں تو 14,000 کے قریب اس میں ملازمین ہیں, لیکن جو کہ وہ سارے کچھ اس میں کانٹریکٹ ہے, لیکن جو اصل ملازمین ہیں ان کی 5,000 تعداد ہے. اب وہ 5,000 گھرانے کہاں پر جائے گی, ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے. یہاں پر لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو چیز ہمیں سستی ملتی تھی, اگر دالوں کی بات کرے, گھی کی بات کرے یا آٹے کی بات کرے, تو اب مارکیٹ ریٹ پہ ہمیں مجبوراً وہ جو ہے وہاں پر لینی پڑے گی. ایک اور اچھی چیز یوٹیلیٹی سٹور کی یہ تھی کہ یہاں پر چیک ان بیلنس بہت ہوا کرتا تھا, لیکن باہر مارکیٹ میں چیک ان بیلنس نہیں ہوتا. تو یہ ایک مسئلہ عوام کو اب جو ہے وہ پیش آئے گا. مطلب فکس ریٹ پہ چیزیں مل رہی تھیں ان کو, یہ نہیں کہ جس طرح دکاندار اپنی مرضی سے بڑھا دیں. وقاص آپ کو کیا لگتا ہے, لیکن پھر بھی مجھے ایک ریزن سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بند کیوں ہوئے ہیں سارے؟ وقاص اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ تو کیا گیا ہے, لیکن جو خاص طور پر غریب طبقہ ہے, تنخواہ دار طبقہ ہے, وہ بہت پریشان ہے. ان کا یہ شکوہ ہے کہ بھائی ہمیں آج مارکیٹ میں 200 روپے کی چینی مل رہی ہے, لیکن اگر آپ یوٹیلیٹی سٹور کا رخ کریں گے تو آج بھی یہاں پہ 164 روپے میں چینی ملے گی. شہری جو ہیں, اور خاص طور پر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں وہ شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اور باب اختیار بننے سے پہلے حکومت نے کہا تھا کہ ہم ریلیف کا رخ عوام کی طرف کر دیں گے, لیکن ابھی اگر حالیہ بجٹ کی بات کر لی جائے تو سرکار نے پی ایم ہاؤس کا جو بجٹ تھا 72 کروڑ اس کو 86 کروڑ میں کنورٹ کر دیا. اور اگر ابھی اس کا ذکر کر لیا جائے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا, تو عجیب سی کیفیت ہے. یہاں کے جو کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری نوکریاں ختم ہو جائیں گی, ہم کہاں جائیں. وجہ نہیں پتا چل رہی. وقار اگین میں پوچھوں گی وجہ کیا ہے, حکومت وجہ کیا بتا رہی ہے, ان کے آفیشلز وجہ کیا بتا رہے ہیں, کیوں سٹورز بند ہو رہے ہیں یوٹیلیٹی والے؟ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ عام عوام کو ریلیف کافی حد تک دے دیا, لیکن اس طرح سے یہاں پہ اشیاء خوردنوش کی جو کوالٹی کا حکومت ذکر کر رہی ہے وہ میرے مطابق غلط ہے.
हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि शायद उस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं नहीं है। तो चेक एंड बैलेंस हुकूमत का काम है ना। आपकी गवर्नेंस अगर अच्छी नहीं है, आपकी इंतजामिया अगर अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है कि अवाम को जो रिलीफ मिल रहा है वो बंद कर दें आप। ये कौन सी लॉजिक है? क्या मंतक समझ से बाहर है ना। सेंस नहीं बन रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यकीन कीजिए कि वो तनख्वाहदार तबका, अभी हम बाहर निकल रहे थे ऑफिस से तो कुछ मजदूर मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा भाई हम कहाँ जाएं, किसके आगे जाके गिड़गिड़ाएं। ये इन स्टोर्स के ऊपर हमें सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन वो सब्सिडी का रुख सरकार ने अपनी ही जानिब कर लिया है। अभी अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं आम मार्केट की अगर बात कर ली जाए तो प्राइस कंट्रोल कमेटी उस तरह से एक्टिव नहीं है। जिसका जहां दिल करता है वो चीनी का भी रेट, आटे का भी रेट, ऑयल का भी रेट, जिसका जहां दिल कर रहा है उसको बेच रहा है, और आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर है। जी महविश आप ये बताएं। जी अच्छा, महविश से राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। जी वकार। वकार, हाँ ये जैसे हम ये कह रहे थे, कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने लोगों को कोई उम्मीद दी है कि भाई हम यूटिलिटी स्टोर्स तो बंद कर रहे हैं, लेकिन अब इससे बेहतर कोई हम सिस्टम लेकर आ रहे हैं। वो स्विच कर रहे हो कोई बेहतर उस पे सिस्टम पे, ऐसी कोई बात तो नहीं हो रही? क्योंकि ये एकदम इतना बड़ा ऑपरेशन आप शट डाउन कर रहे हैं। ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि अगर हमने कोई ऐसा सुनने में आता तो ये हेडलाइंस के साथ ही हम ये भी हेडलाइन बताते कि अवाम परेशान ना हो, अगर ये स्टोर्स बंद हो रहे हैं, यहाँ पे रिलीफ का एक दरवाजा बंद हो रहा है तो आपको दूसरी जानिब से हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी खबर अभी तक सुनने को नहीं मिल रही। जी अच्छा, मुझे बताएं कि 10 जुलाई से इस पर यानी अमल दरामद शुरू हो जाएगा या शुरू हो गया है? और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन है, जैसे महविश ने बताया कि 5000 तो परमानेंट मुलाजमीन है, तो उनके बारे में उनको कोई जॉब दी गई कि चले हम आपको इस डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, उनको ले ऑफ कर दिया गया ऐसे ही? ये अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि लोगों के दिल में ये बात है। अच्छा, मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे अब से कुछ देर के बाद जैसे मैं बाहर निकलूंगा या ताले लगा दिए जाएंगे। यानी 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक कंप्लीट करना है। हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन तमाम तर बंद कर देने हैं, और जो सामान होगा वो कंपनीज को वापस जाएगा, और अगर कुछ बच गया तो वो फिर आला हुकाम की क़ियादत में नीलामी की जाएगी। और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का जिक्र, परमानेंट मुलाजमीन का जिक्र किया, तो उनके बारे में अभी तक की इतलात ये हैं कि उन्हें शायद किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डाइवर्ट कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए, वो अपनी जो सर्विसेज हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में देंगे। जी तो यानी वफाकी हुकूमत का नादिया लग रहा है ये है। ऑल्टरनेट में मेरे जहन में जो आ रहा है कि ट्रक्स खड़े होंगे आके, ट्रक आ जाएगा और बस ट्रक से फिर सब पहुंचो उस ट्रक के पास, और बस एक लूट सेल लग जाएगी, जैसे आटे की लूट सेल होती है ना, उस तरीके से, और एक दूसरे पे स्टैम्पीड होगी, लोग मारामारी होगी, और जिसको हाथ लग गया वो लग गया। ये वाला सिस्टम आ रहा है। अजीब बात, आप ये सोचो कि बहुत सारी चीजें हमारी महीनों ले लेती हैं कि जी खत्म कर रहे हैं, हो रही हैं, नोटिस आ रहे हैं, इसको इतना सडन क्यों बंद किया जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद, ताले लगा दो। अगर 10 तक का टाइम है, आज से ताले लग रहे हैं, ठीक है, सामान वापस भेजो, ये तो लग रहा है कि जैसे बहुत ही कोई, समझ रहे? बिल्कुल ऐसे ही है ना, समझ से बाहर बात है ना कि एक आप पहले प्लानिंग करते हैं। अभी ऐसा क्या हुआ है कि उस पे इतना अर्जेंट फैसला लिया गया है और इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऐसी क्या बात होगी? बिल्कुल ऐसे। महविश मुझे बताएं, ये वकार तो कह रहे हैं कि उनके इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हम ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं जो फुल प्रूफ हो, जहां करप्शन ना हो, लेकिन लोगों तक रिलीफ पहुंचना है हमें, ये बड़ी तरजीहात है। कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। ये वही ट्रकों वाला सिस्टम आ जाएगा, आटे की, राशन की, और लाइनें लगेंगी लोगों को, और बस जिसके हाथ लग गया आटे की। असूलन आपको करना चाहिए था क्लियरेंस सेल। जब कोई स्टोर बंद होता है तो क्लियरेंस सेल लगती है कि जी सस्ते दामों में, ताकि एक्सपायर ना हो, ये सामान सारा जाया हो जाएगा। वो तो खैर होगा, तो वो आप नोटिस दें, मतलब आप 2-3 महीने का नोटिस दें कि भाई हम इतने अरसे में खत्म कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अचानक और दस्ते खत्म हो रहा है और उसको ताले लग रहे हैं, ये हैरान कर। महविश बताएं आप, कोई सिस्टम आपके इल्म में है? क्या खतरा था? जैसे कोई खतरा था इन स्टोर से, हमें क्या खतरा था? जी महविश, आवाज आ रही है? हाँ जी वकार, ऐसा बताएं, लग रहा है कि जैसे आवाम को खतरा था इन स्टोर से, तो इनको फौरी तौर पे बंद किया गया। क्यों रिलीफ दिया जा रहा है इनको? क्यों मिल रहा है भाई रिलीफ? ऐसा क्या खतरा था हमें जो हमें नहीं पता? आपकी वजह से जो महंगाई है वो जन्म ले रही है। चंद अरब रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है सिर्फ आम को। बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं है, बस आप यूं कह लें कि अशिया खुरोनोश के ऊपर चंद 100 रुपए का रिलीफ है, चंद रुपयों का रिलीफ है। लेकिन जो हुकूमत है शायद वो इस बात को उनके ज़हन में शायद ये है कि इनको रिलीफ क्यों दिया जा रहा है। आप बिजली के बिल्स देख लें, अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमत में एक इजाफा हुआ है, तो अटैक्स तो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं ताकि आवाम को जरा हिलाया जाए। महविश ने ज्वाइन कर लिया मैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं
और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वकार, आप मुझे ये बताएं, जो नादिया बात कर यहाँ रही से थी कि ये सामान कहाँ जाएगा, इसकी नीलामी कैसे होगी? क्या नीलामी उसी तरह होगी सामान कि जी, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं बड़े बड़े या जो भी है उनको मिल जाएगा और फिर वो स्टॉक करके महंगा करके बेचें, मार्केट के रेट पर इसको जी जी बेचेंगे, जी, ऐसे ही इसको है? महंगा करके बेचें। बिल्कुल, एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है, एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है। और जुएब, जो बात आप कर रहे थे कि जिस तरह एक आटे की लंबी लाइन होती है, एक ट्रक होता है, उसके अंदर सामान होता है, और सिर्फ अपने करीबी जानने वालों को ये तमाम तर चीजें दी जाएंगी। जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन में नारे लगाए उन्हें नवाजा जाएगा, उन्हें चीजें सस्ती भी दी जाएंगी और उसमें करप्शन भी। महविश शहर इक़्तिदार क्या कह रहा है, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद क्या कह रहा है, कोई पॉलिसी आई है? ऐसा क्या खतरा है हमें यूटिलिटी स्टोर से जिनको फौरन बंद किया जा रहा है? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ यूटिलिटी स्टोर नहीं, ऐसे बड़े इदारे जो है उनको बंद करने का जो है वो फैसला किया, लेकिन यूटिलिटी स्टोर ऐसा इदारा है जो डायरेक्ट आवाम को जो है उससे रिलीफ पहुंच रहा था। तो अभी जिस तरह आपने बात की ना कि किसका कोई अल्टरनेट कुछ बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि इस हुकूमत के पास आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए फिलहाल उस तरह कोई प्लान नहीं है कि डायरेक्ट उनको जो है वो फायदा पहुंचा सके। तो अब जिस तरह आपने एक और बात की कि सामान का क्या होगा, तो ये सामान जो है इनके वेयर हाउसेज में जाएगा और फिर उसके बाद जो है इसकी नीलामी होगी। अब नीलामी किस तरह होती है ये हम सबको पता है कि क्या तरीकाकार होता है। अक्सर अपने लोग ही सारी चीजें जो है वो ले जाएंगे और फिर दुकानों में अपनी मर्जी के जो है वो दुकान भी खोल लेंगे। इसमें बड़े ऐसे लोग होंगे जो अपनी अपनी दुकानें जो है वो चमका लेंगे। तो ये एक मसला ये भी पेश आ रहा है। पाकिस्तान में जो भी इदारे हैं उसका कोई इस तरह मैकेनिज्म नहीं है कि उसमें करप्शन को जो है वो पकड़ा जा सके या करप्शन को जो है वो रोका जा सके। तो अवाम तो परेशान है ही, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुकूमत को इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई और प्लान। बेशक, बिल्कुल, हम भी यही बात करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये देखिए, अकल नहीं मानती, जब नहीं मानती ना वो बात मानने वाली है होती भी नहीं। यानी लोगों के रिलीफ की एक चीज चल रही थी, आपने बंद कर दिया, उसके बारे में कोई प्लान भी नहीं है कि हम दूसरे प्लान के तहत करें। हैरान कौन है? नॉट मेकिंग सेंस। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी और बहुत कुछ है शो में। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बस ब्रेक में थोड़ी सी लाइट बातें कर लेते हैं। हाँ, जामुन की बात हो रही थी कि जामुन खा के गला बैठ जाता है। मैंने कच्ची जामुन मैंने नहीं, मेरी वो जो हाउस हेल्पर है उन्होंने नोटिस किया कि मैंने कहा मेरा गला क्यों बंद हो गया। आज भी पिछले सैटरडे को भी आवाज़ ऐसे गायब हो गई। उसने कहा बाजी आप जामुन जब खाते हैं ना काले नमक के साथ, आप नोट करें कि आपकी आवाज़ बंद हो जाती है। मैंने कहा हाँ, पहले तो नहीं होता था ये। अब तो आपने छोड़ा जामुन खाना? मैं नहीं अब खा रही। हालांकि आई लव जामुन, क्योंकि हमारे जो मौसमी फल हैं इतने मजे के हैं, खाने चाहिए, लेकिन मुझे अब सूट नहीं करता। अच्छा, तो पाकिस्तान में तो मौसम अब बेहतर हो गया है, मानसून आ गया है और कराची में भी, लाहौर, इस्लामाबाद बड़ा अच्छा। लेकिन पूरे यूरोप में, लंदन में बड़ी शदीद गर्मी है, हीट वेव की सूरत हाल है। और बार्सिलोना में तो डेथ भी रिपोर्ट हुई है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। फ्रांस में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये वेदर चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, हालांकि इन ममालिक ने कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था इतनी शदीद गर्मी। मैं तो 2005 में भी पेरिस में थी, मुझे लगा हीट वेव है। मैं डिज्नी चली गई, अजाब हो गया मेरे लिए। फिर मैं अमेरिका गई अभी 2 साल पहले, वहाँ डिज्नी इतना गर्म कि मुझे हीट स्ट्रोक हुआ, सन स्ट्रोक हुआ और मैं ऐसे बेहोश। लेकिन 46 डिग्री को छू गया भाई बर्तानिया और यूरोप में शदीद गर्मी। आईफल टावर बंद हो गया, पुर्तगाल में पारा 46 हो गया। इतनी कहाँ गर्मी होती थी यहाँ यूरोप में। यूरोप में तो जो पुराने घर बने हुए, ना उनमें एसी है ना उनमें पंखे हैं। यूरोप में 30 डिग्रीज पे, अगर 35 पे कहते हैं बहुत शदीद गर्मी हो, कहते हैं क्या 30 डिग्रीज है, बहुत गर्मी हो रही है। अब बहुत ज्यादा होगी। लेकिन देखिए वो बात वही है कि वो बना ही नहीं है ऐसे पुराने घर इस काम के लिए। तो अब उनके पास ना, जिनके पास ना पंखे ना एसी, इतने पर इनको आदत नहीं है इतनी गर्मी की। लेकिन अब तो आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी तो कब से रह रहे हैं। इसके साथ साथ इटली में भी शदीद गर्मी है और आउटडोर वर्क पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। इतनी शदीद गर्मी इटली में हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही इंडोर कहा जा रहा है। ब्रसल्स के कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया, बल्कि से ऊपर चला गया। देखो इनकी ना स्किन वो हीट बर्दाश्त कर सकती है, ना उनका वो टेम्परामेंट, क्योंकि आदत नहीं हो अगर बचपन से। अब जो सडनली, अब आप इससे देखें कि दुनिया का क्या हाल है, कितना क्लाइमेट शिफ्ट हुआ है कि इतनी गर्मी यूरोप में जो हम सोच नहीं सकते। हम पाकिस्तान में आते हैं, ये टाइम है यूरोप जाने का, क्योंकि हम तो गर्मी एक्सपीरियंस कर। हमारी दोस्त होके आई है, कह रही है अल्लाह माफी, इतनी यूके में गर्मी थी कि बर्दाश्त से बाहर। बिल्कुल। मैं अच्छा दूसरी तराजुर में, अच्छा लंदन से हमें इरफान साहब ने ज्वाइन किया है। इरफान भाई, ये क्या हो रहा है लंदन में? पूरे यूरोप में शदीद गर्मी है, लोग तंग हैं और आप भी धूप से बेजार दिखाई दे रहे हैं। पीछे इनके लाइट है या सूरज है, यही नहीं समझ आ रहा। नहीं, वो एक्चुअली गाड़ी बस गुजर रही है तो उसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है। अच्छा, अभी गुजर जाएगी तो ठीक हो जाएगी। ये गुजर गई, शुक्र है, इनकी बहुत गुजरने की खुशी हुई। नहीं, लेकिन गर्मी है, आपके तासुरात से लग रहा है कि गर्मी। मैंने कहा बस गुजरने की बहुत खुशी है।
ज़हेब गर्मी ने तो वाकई चीखें निकलवा दी हैं इस दफा यूरोपियन की, यहाँ पे यूके में भी गुज़श्ता 2 रोज जो हीट वेव चली है उसमें मैक्सिमम जो यहाँ पे दर्जा हरारत था वो 35 तक गया है। वो सेंट्रल लंदन का मैं बता रहा हूँ। सेंट जेम्स पार्क जो है वो बड़ा मशहूर है, यहाँ पे बड़ी टूरिस्ट आते हैं स्पेशली, तो वहाँ का जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 35 था, वो सबसे हाईएस्ट था। और ये मैं बता दूं आपको कि ये 1984 के बाद सबसे ज्यादा गर्म जो वेदर जो है वो लंदन में ये रिकॉर्ड किया गया। तो चीखें तो खैर निकलनी थी फिर लोगों की, और लोगों की निकली भी, लोग जो है वो परेशान हुए गर्मी की वजह से। नहीं तो क्लाइमेट चेंज तो खैर हो रहा है, सब मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन वहां तो हम ये समझते हैं, यानी यहाँ हमारा परसेप्शन ये है कि वो माहौलियात का ख्याल करते हैं, ग्रीन बेल्ट्स का ख्याल रखते हैं, वाटर कंजर्व करते हैं, तो वहां इतना मुतासिर शायद नहीं होंगे, लेकिन अब वहां तक भी इसके असरात जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है। अभी तक गवर्नमेंट जो बातें तो गवर्नमेंट की तरफ से काफी की जाती हैं, एहतियात करें, ये करें, वो करें, लेकिन उसके साथ साथ जो इक़दामात है वो अभी तक मेरे हाल में उस तरह नहीं हो सके। दूसरा, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी नादिया जो बात कर रही थी ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो घर है वो बिल्कुल गर्म मौसम के लिए बने ही नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पे लोग जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ता है तो लोग वाकई परेशान हो जाते हैं। बल्कि अभी जो वार्निंग जारी की गई थी यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, उसमें ये बताया कि खदशा जाहिर किया गया था कि तकरीबन 600 से 800 अफराद जो है वो इससे जान की भी बाजी हार सकते हैं। तो ये सूरत हाल तो यहाँ पे चल रही है। मतलब लेकिन फिर ये रिलीफ के लिए क्या करते हैं जब इनके घरों में, मैं तो देखा था कि भाई पंखे भी नहीं है, एसी भी नहीं है, अब लकड़ी के घर है, उसमें ये सारी चीजें लगाना भी एक मुश्किल काम है। तो फिर क्या कर रहे हैं जो है लोग, इसको क्या कहते हैं उसको, एसी खरीदे जा रहे हैं, सब हो रहा है, वहां पे गर्मी है तो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे आप तो जो नए घर बन रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें तो सेंट्रल एयर कंडीशन लगाए जा रहे हैं। ये पिछले कुछ सालों से ये यहाँ पे चल रहा है। बड़ी बिल्डिंग्स जो बन रही हैं उनमें सेंट्रल एयर कंडीशन है। अब जो पुराने घर बने हुए हैं लोग उसमें ऑब्वियसली एसी भी लगा रहे हैं। पंखों की जहाँ पे खरीदारी बढ़ जाती है, पंखों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। हालांकि वो समर का छोटा सा स्पेल होता है, लेकिन लोगों को इसलिए मजबूरी है, फिर जो 10 पाउंड की चीज है वो 50-50 पाउंड में खरीदनी पड़ती है। लोग खरीद रहे हैं घरों में, क्योंकि उन्हें सर्वाइव तो करना है। तो यही सूरत हाल है, और इसके अलावा और तो कोई और मतलब उनकी स्किन जो है, और हम तो आदी हैं, लेकिन इनकी तो जो स्किन है वो बनी ही नहीं इस गर्मी और धूप के लिए। वो बीमारियां, मसले कितने हो रहे होंगे इनको जी स्किन के। बिल्कुल, हेल्थ एजेंसी जो है उसने यही वार्निंग जारी की थी। मैं आपको थोड़े से फिगर अगर बता दूं नादिया, के जो पिछला साल था उसमें सिर्फ 3 दफा हीट वेव चली थी 2-2 दिन के लिए, और उसमें तकरीबन 1400 अफराद जो है वो हलाक हुए थे गर्मी की वजह से। और अब मेट ऑफिस क्या बता रहा है? अब मेट ऑफिस इरफान में क्या बता रहा है, कब तक चलेगी? उन्होंने अभी ये यहाँ पे जो है ना गर्मी स्पेल्स में आती है। जैसे पिछले 2 दिन शदीद गर्मी पड़ी, फिर आज दूसरा दिन थोड़ा कदरे मौसम जो है कदरे बेहतर, क्योंकि गुज़श्ता रोज हल्की सी बारिश हुई तो मौसम मुतदिल हो गया। लेकिन दोबारा ये बता रहे हैं, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दोबारा हीट वेव आ सकती है। और लास्ट ईयर भी हमने देखा ऐसे ही हुआ कि एकदम से वो हीट वेव आई और वो ये जो बढ़ते हुए स्टैट्स हैं स्किन कैंसर के बहुत स्किन कैंसर बढ़ गया है वेस्ट में, उसकी एक वजह ये जितना एक्सपोजर ज़ाहिर है वो इनकी स्किन यूज्ड टू ही नहीं है हीट और धूप के लिए, यूज्ड टू नहीं है, बिल्कुल यूज्ड नहीं है। बहुत शुक्रिया आपको जी, सॉरी आप बात कंप्लीट करें, क्या करें? मैं थोड़े से पिछले अगर 2020 से लेकर 2024 तक 4 साल के अगर मैं फिगर सिर्फ यूके के बताऊं ना, तो उसमें तकरीबन 10,000 अफराद जो है ना सिर्फ गर्मी की वजह से जो है वो जब हक हुए यहाँ पे यूके में। तो ये गवर्नमेंट को बड़ा नंबर है, 4 साल में 10,000 अफराद। तो अभी भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। अभी हीट वेव चल रही है, अभी कुछ जो लोग हीट वेव की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए थे, अभी उनके फिगर्स आएंगे, बड़ी आएंगे तो फिर पता चलेगा कितने लोग। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने लंदन से हमें ज्वाइन किया। अपना ख्याल रखिएगा, जरा थोड़ा को तौलिया रुमाल बर्फ में डुबो के जरा थोड़ा यहाँ लगाएं। माना कि पाकिस्तान की आदत है आपको, लेकिन फिर भी नहीं, आप बॉडी जो है ना यूज्ड हो जाती है दूसरे माहौल की। इनको भी बड़ी गर्मी, जो बाहर से आते हैं ना लोग, तो एक हफ्ता बहुत ही गर्मी लगती है, उसके बाद फिर कहते हैं नहीं वेरी प्लेजेंट, तो बॉडी जो है अडैप्ट कर जाती है।
ब्रेक लेते हैं हमने, ये जो ब्रेक के लिए अडैप्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बीच वगैरह पे रश हो गया होगा वैसे काफी ज्यादा यूरोप में ना, बीचेस पे रश हो। जाओ ज़ुहैब, जाने का थोड़ा टाइम आ अब गया, समझ आया आपको मैं क्या कह रहा तुम फौरन। था। अब ब्रेक के बाद मिलते हैं, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक राइजिंग शान में फिर कॉफ़ी टी हमारी चल रही है। अच्छा, खबर कुछ ऐसी आई है जो ऑफिशियल अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई है, यानी उनकी इंडिया की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, वहाँ पर जो भी अथॉरिटी काम कर रही है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये खबर मिली है कि पाकिस्तानी ड्रामे उन्होंने खोल दिए हैं वहाँ पर इंडिया में, अब देखे जा रहे हैं, और कुछ इंस्टाग्राम के जो लोगों के अकाउंट्स हैं उनको भी ओपन कर दिया। क्या ऐसा ये मैं तो एक तो मैं ये देखती हूँ ना, इंडिया का मीडिया बिल्कुल फॉलो करते हैं, जॉब की नेचर कुछ ऐसी है, और पता चल रहा है कि रोज उनके ना कुछ जख्म ताज़ा कर रहा है और उसमें कुछ जख्म पे ना नमक भी डाल रहा है, क्योंकि वो तपे में हर चीज़ पे के अब तो हुकूमत के भी खिलाफ हो गए हैं, नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ हो गए हैं। नया उनके लिए जो जख्म है वो ये कि आपने जो पाकिस्तानी स्टार्स के अकाउंट्स को बैन किया था, उनके जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनको बैन किया था, वो तो अब बगैर VPN के नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, तो उस पर डिफरेंट डिबेट्स भी चल रही हैं। ये 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ चीज़ें जो समझ आई हैं, हम न्यूज़ देख रहे हैं। अच्छा, उसमें एक जो जिस किसी ने, उनके मीडिया एक्सपर्ट ने बताया कि जी ये कोई टेक लैब्स है, ऐसी कोई हमें आया नहीं है ऐसा कोई ऑर्डर वगैरह या कुछ हुआ, ये नहीं है। क्या? अच्छा, टेक लैब्स ये हुआ है जो वो साहब बता रहे हैं कि जब आप कोई चैनल को बैन करते हैं तो उसके बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है बैन को, वरना ऑटोमेटिकली वो दोबारा से रिवाइव हो जाता है। तो इन चैनल्स को दोबारा से रिन्यू उनका बैन नहीं किया गया, इसलिए दिख रहे हैं, ये 4-5 घंटे में फिर गायब हो जाएंगे। अब ये वेट एंड सी वाली बात है कि क्या ये दोबारा गायब हो जाएंगे, टेक लैब्स था, या ये कि क्वाइटली, नाउ द मीडिया इज आल्सो सेइंग कि क्वाइटली इंडिया ने हमारे सेलिब्रिटीज के क्या कहते हैं जो अकाउंट्स हैं और चैनल्स हैं उनको, और ड्रामे भी हैं, तो उनका भी नुकसान हो रहा होगा ना कहीं ना कहीं, अगर ड्रामे ना दिखाएं तो उनका भी नुकसान हो रहा होगा ना। इट्स ऑल अबाउट मनी। बिल्कुल, इट इज अबाउट मनी। और शमून से बात करते हैं। शमून भी बड़ा जबरदस्त एक्टर, डायरेक्टर और बड़े ऑनेस्ट स्पीकर हैं जो बात करते हैं, वेरी प्रो पाकिस्तानी। जी शमून, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। जी शमून, ये बताएं आपको क्या लग रहा है, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि हमारे आर्टिस्ट के जो हैं इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं वो अनबैन हो गए हैं, शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी वहाँ आप दिख रहे हैं, हमारे जो टीवी चैनल्स हैं उनके ड्रामे दिख रहे हैं, ये क्या हुआ? मुझे लगता है कि इंडियन अवाम ने गवर्नमेंट से कहा होगा कि आप लोगों के ड्रामे हमने बहुत देख लिए, अब प्लीज पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना वापस खोल दें ताकि एंटरटेनमेंट हो जाए, पहली बात। अच्छा, अब आपको पता है कि इतना जो अरसा इन लोगों ने ये जो सारा ड्रामा क्रिएट करके रखा, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने तक जो है वो अनफोल्ड किया और पता चला कि ये सब झूठ है, एंड इट बिकेम अ जोक ऑनेस्टली। गवर्नमेंट की तरफ से जो इस सारे इनका जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसको पहलगाम वाक़े को वो बना के बेस बना के जनाब तो आपको पता है हमेशा ये लोग इस तरह की स्टोरीज बनाने में बहुत मतलब बड़े अच्छे हैं, लेकिन इट फेल्ड बिग टाइम। और इस दफा एक सेंस ऑफ एक नेशनल, मैंने एक चीज देखी इंडिया में कि इस दफा गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो अवाम बुरी तरह उठी और उन्होंने बाकायदा इनको खुद जो है वो इनकी हरकतों को और इन लोगों की जो ये जो सारी मतलब बहुत अरसे से जारी चुके चली आ रही है, तो अब अवाम समझ चुकी है कि क्या इन लोगों के ये सारे मामले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक यानी एक क्वांटिटी है इंडिया में जो कि पाकिस्तानी ड्रामों से प्यार करती है। और कहीं ना कहीं आपको याद होगा जावेद अख्तर साहब ने भी कुछ अर्से पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम ये हानिया वाली फिल्म को बैन करते हैं तो इससे पाकिस्तान का फायदा होगा और हमारा नुकसान होगा। चूंकि आपको पता है कि कोई काम की बात कर दी, करते तो नहीं है वैसे। जी हाँ, करते तो है नहीं वो, लेकिन इस दफा नहीं, असल में अपना नुकसान था ना, तो इस दफा उन्होंने कह दी है बात, तो उन्होंने नुकसान कर मेंशन कर दिया। और आपको ये भी पता है कि ये जो बॉलीवुड की इनकी फिल्म्स हैं सिनेमा में वो चल नहीं रही है, तो यकीनन उनको कोई ऐसी चीज जरूर चाहिए इस वक्त जो कि इनके सिनेमास को दोबारा उठाए। तो आई थिंक इट्स गुड न्यूज बोथ वेज। अगर सिनेमा की बात है तब भी हमारी बच्ची हानिया आमिर गई भी है, उससे हमारा नाम रोशन किया, पाकिस्तान में जबरदस्त किस्म की ओपनिंग की है उस फिल्म ने। और
اور دلجیت سنگھ کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اس آدمی نے بغیر بالکل دلجیت ان کا نام صحیح ہے واقعی انہوں نے دل جیت لیا کتنا بولڈ یہ میں کہتی ہوں ایسی ریبیلیس موومنٹ ہے یہ صرف مجھے ایک مووی نہیں لگ رہی لگ رہا ہے کہ سکھوں نے مل کے حکومت کو بتایا کہ ایسی کی تیسی تمہاری یہ ایک سکھ تحریک لگتی ہے اس فلم کا ریلیز ہونا اس تحریک سے کم نہیں ہے بالکل تحریک تو ہے خالصان تحریک سکھوں کی ہے اور بالکل اور اس کا حصہ ہے یہ کیونکہ دیکھیں اس کو تھریٹس ہیں اس کو جی کہہ رہے ہیں اس کا پاسپورٹ لے لو اس کو کام نہ دو اس کو لوگوں کو ساتھ میں اور کہہ رہے ہیں نا کہ تیش دلایا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ کچھ کریں لیکن اس کا مطلب ہے کہ بیٹر سینسز پریویلنگ ان انڈیا یہ ہے عوام کی سطح تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہے بالکل ہے اور آپ دیکھیے کہیں نہ کہیں مطلب عوام کی جیت ہوئی ہے اور پوری دنیا میں ہو رہی ہے یہ صرف میں نے دیکھا ہے انڈیا میں نہیں ہے ایک سینس ایک شعور جاگا ہے پوری دنیا میں لوگوں کو اپنے پولیٹیشنز کے اگینسٹ اور جو فیک پروپیگنڈاز لے کے یہ لوگ پچھلے 100 سال سے لوگ چل رہے ہیں آپ امریکہ میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو عوام وہاں کی جو عوام ہے اب جنگوں کے خلاف اور ان سب چیزوں کے خلاف اور ایک دوسرے کے صرف نفرت کرنے کے خلاف کتنی آواز اٹھا رہی ہے یعنی امریکہ سے آپ بہت کم امید رکھ سکتے تھے کہ وہ اس طرح کرے بیکاز ہمیشہ ایک تھوڑا سا ان کا ایک اگریسو سٹینس رہا ہے ٹوورڈز آور ریجن بٹ دس ٹائم انہوں نے کس طرح ایران کو سپورٹ کیا کس طرح پاکستان کو سپورٹ کیا کس طرح وہ وار کو ختم کرنا چاہتے ہیں عام عوام جنگ نہیں چاہتی نہ ہم وہ والی قوم ہے جو جنگجو نکل جائے گی تلواریں لے کے اب لوگ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی اکانومی کو سدھارنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں تو یہ جو جنگیں ہیں اور یہ جو نفرتیں یہ لوگ اپنی سیٹوں کے لیے کریٹ کرتے ہیں اٹس ناٹ گونا ورک فار اینی آف دی جو عام آدمی ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی اس کا وہ نہیں ہاں اس میں ایک چھوٹا سا سیکٹر ہوتا ہے جذباتی آگ لگا دو جلا دو مار دو وہ اس سیکٹر پر یہ پوری زندگی اپنی جو ہے نا صرف کر دیتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو جو ہے نا کسی طرح بس ان پر جلتی کا پہ وہ ڈالتے رہو تیل تو یہ مزید جو ہے نا شمون ایک سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ دو ملک جس میں ایک ملک کا اتنا ایکسٹریم ریئیکشن کیمپینز یہ ٹیررسٹ ہیں وہ آپ کے اوپر میزائلز مارتے ہیں آپ کے بچوں کو شہید کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے ایسے دو ملکوں میں کلچرل ایکسچینج اور فلموں میں اور ڈراموں میں اور پروجیکٹس میں ساتھ کام ہو سکتا ہے ایسے دنیا میں کہیں اور مثال ملتی ہے تو مجھے بتائیے نادیہ میرا یہ خیال ہے اگین کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ دیکھیے عوام تو یہ والی نفرت رکھتی نہیں ہم لوگوں سے ہم ایک طریقے سے ایک ہی جسم کے دو حصے ہیں جو کہ اگر ہم 200 سال 300 سال پہلے چلے جاتے تو یہ ریجن ایک ہی تھا یہ ایک ہی زمین کا اب یہ 2 حصے ہوئے پھر اس کے بعد 3 ہوئے تو آج ہمارے کلچر سے مراد یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا کپڑے ہماری عادتیں ہماری ہر چیز ایک دوسرے ہماری کہانیاں ہمارے غم ہماری خوشیاں وہ سب ایک جیسی تو یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ پولیٹیکل ڈفرینسز کریٹ کیے گئے ان میں سالوں پیسہ انویسٹ کیا گیا ایک پروپیگنڈا ایک نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ نفرت کا یہ رکھیں بیکاز وار آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا بزنس ہے جب تک اس میں آپ اس کو جگا کے نہیں رکھیں گے اس کا پیسہ نہیں آتا ڈیفینس کے نام پہ بہت سارا پیسہ آپ کو جو ہے آپ کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ جی ڈیفینس سسٹم آپ کا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ معاملات دوبارہ سے سیدھے ہو سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان نے جنگ کی جواب دیا ہے جس طرح ان لوگوں کی آپریشن کا جواب دیا ہے اور جس طرح ان لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم آپ سے چھوٹے ہیں اسی طرح ہماری میڈیا کو بھی چاہیے کہ ان کے تھلے نہ لگے ان کے آگے پیچھے نہ پھریں ان کے ہم جا کے گھٹنوں میں نہ بیٹھیں اور ہم یہ بتائیں کہ اگر آپ کو ہمارا فواد چاہیے تو آپ ہماری ٹرمز پہ کریں گے آپ کو ہماری ہانیہ چاہیے یا ہمارا علی ظفر چاہیے یا ہماری ماہرہ چاہیے تو جا کے ان کے تھلے نہ لگیں بس میرا مقصد یہ اور ان کو ریسپیکٹ سے بلائیں ان کی سیکیورٹی کی ضمانت دیکھیں پہلے بھی یہ ہوتا تھا یہ میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی ریما گئی ہیں شو پہ شاہ رخ خان نے اتنی عزت دی ان کو اسٹیج پہ بلایا ایوارڈز کا ایونٹ ہے اس میں ہمایوں سیب بھی تھے بڑے ریسپیکٹ سے ریسپیکٹ میوچول ہونی بڑی ضروری ہے اور جب آپ کو لگے کہ آپ کے آرٹسٹ کی وہاں عزت نہیں ہے اچھا اور وہاں ان کی پبلک نے بھی بڑی بدتمیزی ان دنوں میں کی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت ہی بری باتیں کی ہیں
बहुत ही बुरी बातें की हैं, तो वही जी वही तो उसमें बनता नहीं है अनलेस कि आपको एक रिस्पेक्ट के साथ इनविटेशन दिया जाए। और जो बात है कि हुकूमत और ये हर चीज़ जब तक ही हुकूमत है तब तक तो ज़्यादा ज़रूरी है कि एक रिस्पेक्ट से अगर आप हमारे आर्टिस्ट को बुलाएंगे तो काम होगा, वरना नहीं जी। वरना ये पूरी नेशन के लिए जो है ना बेइज्जती बन जाती है जब वो सबको सुनाते। ये बताइए जैसे हानिया का ये हुआ कोलैबोरेशन से दिलजीत के मूवी में और बड़ी उनकी हिट भी हो रही है मूवी, लेकिन उसके बाद बैकलैश भी बहुत आया ना उनको लेकर, तो क्या ऐसे हालात में आप देख रहे हैं और पाकिस्तानी एक्टर्स भी काम करेंगे, कोलैबोरेशन इस तरह की होंगी, या वो कहेंगे नहीं भाई ठीक है अभी तो हालात ऐसे हैं कि हमें नहीं करना कोई काम, अगर ऑफर भी होती है तो वो रिजेक्ट कर देंगे? एक तो उनको भी ऑफर नहीं होगी। देखें इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, करोड़ों रुपए करोड़ों डॉलर का जो है ना वो एक बिजनेस होता है। स्पेशली बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए तो कोई बात ही नहीं है। तो उनका 100 करोड़ जो है वो हमारा तकरीबन समझे 250 करोड़ रुपए बनता है। तो इस वक्त जो है ना वो तो कोई रिस्क नहीं लेगा कि जी मैं किसी को लूं। लेकिन दिलजीत सिंह जो है ना वो एक सिंगर है, टेक्निकली ही इज नॉट अ फिल्म स्टार, ठीक है। उस आदमी को इट्स लाइक प्रोड्यूसिंग अ वीडियो। उसने एक तरीके से 2 घंटे की वीडियो बना दी है और अब वो ये कह रहा है कि जी आई डोंट केयर कि मुझे बॉलीवुड में काम मिले या ना मिले। वो कल को कनाडा शिफ्ट हो जाता है, कल को वो अमेरिका शिफ्ट हो जाए, कल को वो नीदरलैंड शिफ्ट हो जाए, वो वहां से बैठ के फिल्में बनाता रहेगा। उसको बात पता है कि मेरी इंडियन ऑडियंस फिल्म देखने के लिए यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हर जगह आएगी। एक हिस्सा है जो कि जो इंडिया में नहीं देख पाएगा, वो भी बॉस अल्टीमेटली देख ही लेगा। आपको पता है पायरेसी होती है, फिल्म जिस दिन लगती है उसके अगले दिन उसकी कॉपियां आना शुरू हो जाती हैं। तो उसको अपना मैसेज अगर भिजवाना है ना, वो पैसों का भूखा तो है नहीं, मुझे पता है, समझ में आती है बात। वो कॉन्सर्ट से इतना पैसा कमा लेता है कि वो एक एक्टर नहीं है जिसको सिर्फ जो है फिल्में उसकी हिट होंगी तो उसके पास पैसे आएंगे। वो कॉन्सर्ट्स करता है 4, उतने ही पैसे वो बना लेता है जितना एक फिल्म की प्रॉफिट होती है। इंडिया का ही लॉस। अच्छा, जिस बॉलीवुड फिल्म में वो आ जाए ना वो फिल्म हिट हो जाती है। बॉलीवुड फिल्मों को उसके गाने की जरूरत है क्योंकि ये वाहिद बंदा है जो 2-4 ओरिजिनल गाने बना रहा है, बाकी तो रीमिक्स छाप पे छाप। तो ये वो लोग हैं जो एक्चुअली बॉलीवुड को उनकी जरूरत है, इनको नहीं जरूरत। बट ये मानना और ये कहना शमून बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है दिलजीत ने। वेरी बोल्ड, वेरी अमेजिंग, रिस्पेक्ट फॉर हिम। बस ये चेंज आ रहा है दुनिया में जी, एक शिफ्ट है माइंडसेट का। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इस शिफ्ट को सबके दिलों में, अच्छे लोगों को ताकत दे, और जो अच्छे लोग हैं जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, उनको ताकत दे। और ये जो सप्रेसर्स हैं, ये जो ऑपरेसर्स हैं, ये जो दुनिया को चलाने के चक्करों में लोगों के दिलों में नफरतें पैदा करके अपने पैसे बनाते हैं, अपनी सीटें बचाते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को वीक करे। और पूरी दुनिया में शमून मैं ये भी आपसे पूछूंगी, जो सोशल मीडिया बड़ा टॉक्सिक हो गया है, इतने जब आप खोलो जो एक दूसरे को सुना रहे हैं, बोल रहे हैं आर्टिस्ट और ये कुछ पॉडकास्ट वाले, ये इनको क्या बीमारी हो गई है कि इतना नेगेटिव, किसी ने कुछ कहा हो आप उसको बस बना के इधर से इधर डाल दिया। ये कितनी नफरतें क्यों फैल रही हैं? इतना टॉक्सिक हो गया है सोशल मीडिया के अब तो मेरे ख्याल उसको अनइंस्टॉल ही कर दो इन ऐप्स को, कि कुछ नहीं है सवाए एक दूसरे के। और आर्टिस्ट को भी कुछ हो गया जो एक दूसरे को सुना रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? पता नहीं नादिया, मैं ये कहूंगा कि डॉलर की जो भूख होती है ना वो इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है। और $1 की भूख है, एक अटेंशन की भूख है। अब पता नहीं किसको कौन सी लगी हुई होती है। कुछ लोगों को ये होता है कि जी मुझे अटेंशन चाहिए, भले वो बात ठीक हो ना हो, आपको ऐसी बात कह देते हैं कि किसी को चुभ जाती है, फिर उस पर जो है वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है, महीना डेढ़ जो है वो बिल्कुल। तो अब ये डिपेंड करता है बात एक, अब ज़ाहिर है आपने अगर अथॉरिटी दे दी है कि हर आदमी आप बराबर तरीके से आके बोल सकता है, कुछ ना कुछ अपना ख्याल बयान कर सकता है, तो अब हम रोक किसी को नहीं सकते। क्योंकि देखें इसी से हम भी कमा रहे हैं, यानी हम जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, अगर उन प्लेटफॉर्म्स पे हम आम आवाम की मतलब हम हट जाएं तो बात ये कि लोग कहेंगे यार आपकी कमी कोई और पूरी कर देगा। तो आपकी मजबूरी भी है कि आपको रहना भी है इस इंडस्ट्री में, यानी शो बिजनेस, इसके सोशल मीडिया के, और आपको ये भी बताना है मैं कौन हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, मेरा अगला प्रोजेक्ट क्या आ रहा है। अगर आप हट जाते हैं तो मैंने देखा है आज आपको जो वैलिडिटी है आपकी वो भी एक तरीके से बहुत ज्यादा कम हो जाती है। यही तो किसी और के नाम से बयान देके ना आप खबरों में आ गए। सोशल मीडिया पे नहीं हो तो कहीं मैं जिंदा ही नहीं हूँ।
मतलब क्या मैं मर चुका हूँ? तो लोग कहते हैं भाई विजुअली अगर आप नहीं है कहीं पर मौजूद तो आप एक तरीके से ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है शमून, बिल्कुल आपने सही कहा है कि काम पे तवज्जो नहीं है, जो काम करने के लिए आए, अदर देन दैट बड़ी एक्टिविटीज और बहुत शुक्रिया शमून, बहुत शुक्रिया शमून को आप जरूर दस्तक में देखें, कमाल काम कर रहे हैं और बड़े जालिम लेकिन से नादिया एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आप अपना काम जो है ना वो करें, लेकिन काम पे फोकस नहीं है, सोशल मीडिया स्टेटमेंट्स इस पे फोकस ज्यादा है। एंड इट इज टॉक्सिक, बट इट इज टॉक्सिक एट द एंड ऑफ द डे, और हमें अपनी इंडस्ट्री को इसमें प्रमोट करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए और अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल बस। ऐसे। लेकिन तो यहाँ राइजिंग मुकाबले शाइन का शुरू हो वक्त गए। खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहिए। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग।